अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आपको याद होगा मैंने मुन्ना पढ़ाया था आपको, ठीक है। एल बराबर मुन्ना, जब हमने प्रॉपर जो बताया था कि एल पे कौन, एल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो मुन्ना करके पढ़ाया था मैंने, ठीक है। वही डिराइव करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि बेटा हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा चुका हूं। ऐसा सोलेनॉइड जिसकी लंबाई काफी ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर, उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें तार ऐसे लपेटा गया है, ढेर सारा तार लपेटा गया है, बहुत सारा तार लपेटा गया है, खूब सारा तार लपेटा गया है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके से एक बैटरी या सेल का इंतजाम करके, ठीक है, करंट को फ्लो कराया गया, ठीक है, करंट को फ्लो कराया गया है, ठीक है। ध्यान सुनिए, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज n, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है L इज द लेंथ, तो L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो और I इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हियर, ठीक है, अंडरस्टूड रखिएगा कि दिस इज लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो हियर सेल्फ इंडक्टेंस of long solenoid L would be mu naught NN, मतलब NNA, मुन्ना ऐसे कर लीजिए। या अगर हम स्मॉल n की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो स्मॉल n की वैल्यू होती है क्या होती है, n अपॉन l, कैपिटल N अपॉन l, अंडरस्टूड रहना चाहिए। And n is number of turns per unit length, that is n is equal to n upon l। अगर ये हम यहाँ पे रख देंगे तो l बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। दोनों फॉर्मूले ठीक हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप समझ सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, कोर के अंदर जो मटेरियल होगा उसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है उसके ऊपर, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल फॉर लेंथ। क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ही कि आप इसको समझ सकते हैं कि n बढ़ेगा तो l पे क्या फर्क पड़ेगा, मटेरियल आ जाएगा तो मटेरियल का म्यू आर मल्टीप्लाई होता है, याद होगा मैंने बताया था, ठीक है। यानी मटेरियल जब आ जाएगा तो भी l बढ़ना है, एरिया आप बढ़ा देंगे तो भी l बढ़ना है, और लेकिन लेंथ आप ज़्यादा कर देंगे तो l की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी यही जो फॉर्मूला है इसको हम डिराइव करेंगे। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान डेरिवेशन होता है। कंसीडर द सिचुएशन ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो पहला फॉर्मूला आपने देखा था वो ये था कि टोटल फ्लक्स जो होता है फाई बराबर एल आई, ठीक है। और फ्लक्स का जो एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर
ठीक है, तो कंसीडर सिचुएशन है, वी नो दैट phi is equal to Li एंड टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सही लिखा है? गलत, इसमें n से मल्टीप्लाई होगा, टोटल B इंटू ए कॉस थीटा एक टर्म से होता है, बार बार चिल्ला रहा हूँ उस दिन से, ठीक है। B इंटू ए कॉस थीटा एक कॉइल का फ्लक्स होता है, अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फाई की ये हो गई, सेकंड इक्वेशन फाई की ये हो गई, दोनों बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो एल आई बराबर एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि जितनी भी कॉइल्स होती हैं उनका जो एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0। इतना तो आइडिया आपको होगा ही, ठीक है। फिर से डायग्राम बनाए, ठीक है। तो क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है सोलेनॉइड के केस में, क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड में जो छल्ले बनते हैं उसका जो एरिया वेक्टर होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इस वजह से L इंटू आई बराबर N इंटू बी इंटू ए, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड L आई बराबर N इंटू बी, बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड का होता है कि नहीं होता है, आई से आई थैंक यू हो गया। देखो L बराबर क्या आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। और क्योंकि स्मॉल n इक्वल टू n अपॉन l होता है, इस वजह से L बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। हमारी अगली हेडिंग है इंडक्टर। आपने रेजिस्टर सुना जिसमें रेजिस्टेंस होता है, आपने कैपेसिटर सुना जिसमें कैपेसिटेंस होता है, अब आ गया है इंडक्टर जिसमें इंडक्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टर क्या है, सिंपली एक वायर है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर एक वायर हो गया। कैपेसिटर क्या है, 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है, सिंपली एक कॉइल होती है, ठीक है। तो बस दोनों चीज़ों को जोड़ दो, डेफिनेशन बन गई। ऐसी कॉइल जिसमें थोड़ा बहुत भी इंडक्टेंस होगा, कौन सा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल में तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। ऐसी कॉइल जिसमें थोड़ा बहुत भी सेल्फ इंडक्टेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये अलग बात है, बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है, मतलब भाई कॉइल बनेगी तो तार से ही, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि अगला चैप्टर जब आएगा एसी तब मैं बताऊंगा आपको ये बात, क्योंकि उसमें जब अकेले कॉइल का जिक्र होगा तो उसमें आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, कॉइल बनी तो बॉस तार से ही है, तो तार में रेजिस्टेंस होता है, यानी कोई भी कॉइल बिना रेजिस्टेंस के तो हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकल लाइफ में, और अगर 0 है तो फिर वो आइडियल इंडक्टर है। तीसरी बात बता दी खेल खेल में, समझे। पहली बात, कॉइल ही इंडक्टर है, कॉइल समझ गए ना, तार लपेटा जाता है किसी चीज के, कॉइल ही इंडक्टर है, ठीक है। थ्योरेटिकली कोई भी कॉइल जिसमें थोड़ा बहुत सेल्फ इंडक्टेंस हो, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा ही सा हो लेकिन हो, उसे हम कहते हैं इंडक्टर, ठीक है। तीसरी चीज, इंडक्टर बना तो तार से ही है, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो पक्का होगा, और अगर नहीं है रेजिस्टेंस, हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया तार रेजिस्टेंस फ्री था, तो इसका मतलब फिर वो जो कॉइल बनेगी वो फिर वो आइडियल इंडक्टर हो जाएगी, समझ गए। फिर डालिए इंडक्टर, लिखिए एनी coil having some non-zero self-inductance, any coil having some non-zero self-inductance is called an inductor. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे रेजिस्टर पढ़ाया, तो रेजिस्टर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तुम जानते हो, खच 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 खच, है ना, करली वाला, है ना।
कैपेसिटर पढ़ाया तो दो खड़ी खड़ी प्लेटें होती बराबर साइज की पैरेलल। इंडक्टर का सिंबल क्या है? इंडक्टर का सिंबल ये है, ठीक है। तो अगर कॉइल ऐसे बनी है, ठीक है, तो ये भी कॉइल और ये भी कॉइल, ठीक है। अब ये अगर ऐसे बनी है और ये अगर ऐसे बनी है, तो ये क्या हो गया? ये इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस फिक्स है। याद करो, वो ऐसे पढ़ाया था। ये कौन सा इंडक्टर? जिसका सेल्फ इंडक्टेंस वेरिएबल है। हर जगह यही किया गया था, याद करो। अगर रेजिस्टेंस ऐसा है तो रेजिस्टेंस फिक्स है, ऐसे है तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अगर ऐसे बना है तो कैपेसिटेंस फिक्स है, ऐसे है तो वेरिएबल कैपेसिटेंस है। आई बात समझ में? तो हेडिंग डाल दीजिए आप, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडक्टर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडक्टर। बना लीजिए फटाक से दोनों को। इंडक्टर विद फिक्स्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये क्या है? इंडक्टर विद वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस। रिलेट करिए हर चीज को, बहुत सारी चीजें एक जैसी मिल जाती हैं। अब अगला टॉपिक है अपने पास आइडियल इंडक्टर। बता दिया मैंने क्या होता है। ऐसा इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए तार का? जीरो हो जाए। मतलब कॉइल है लेकिन कॉइल ऐसे तार की बनी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यानी अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो केवल एक ही चीज बची, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है ना? ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आइडियल इंडक्टर। लिखिए, अ कॉइल ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एंड हाई सेल्फ इंडक्टेंस, a coil of zero resistance and high self inductance, a coil of zero resistance and high self inductance is called an ideal inductor, is called an ideal inductor। अब हम लोगों को क्वेश्चन 87 करना है और 87 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 करने से पहले मैं आपको आइडियल इंडक्टर के बिहेवियर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आइडियल इंडक्टर बेसिकली मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक ऐसी कॉइल जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मैं दो सिचुएशंस आपके सामने बना रहा हूँ। इमेजिन कर लीजिए कि ये दोनों आइडियल इंडक्टर हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि करंट जस्ट स्टार्ट हुई है, यानी जस्ट स्विच ऑन का केस है। बताइए, जस्ट स्विच्ड ऑन। अगर जस्ट स्विच ऑन का केस है तो मुझे बताइए, क्या ये मेन करंट को इजीली जाने देगा अपने थ्रू? नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करती है तुरंत सेल्फ इंडक्शन हो जाता है, और सेल्फ इंडक्शन की वजह से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज होता है इस चीज का, ठीक है। बात समझ में आई? याद है कि नहीं याद है? जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन की वजह से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये अपोज करेगा कि हम करंट नहीं आने देंगे, और क्योंकि ये आइडियल है, ठीक है, इस वजह से ये करंट को यहां से पास होने ही नहीं देगा। अर्थात जिन दो एंड्स के बीच ए और बी, जिन दो एंड्स के बीच एक कॉइल लगी है, ये ऐसा हो जाएगा कि ए और बी के बीच जो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तार टूट गया। मींस जैसे ही हम करंट को फ्लो कराते हैं तो आइडियल इंडक्टर अपोज करता है इतना ज्यादा कि तुरंत का तुरंत तो करंट फ्लो नहीं कर पाती, यानी इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है। यानी करंट को फ्लो होने नहीं देगा। यानी आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिया। एक तरीके से कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि उसने करंट को अलाउ ही नहीं किया, करंट जीरो कर दिया, ठीक है। तो आप मोटी मोटी भाषा में ये भी समझ सकते हो कि शुरुआत जैसे ही हम आइडियल इंडक्टर में जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत का तुरंत तो बॉस करंट नहीं फ्लो करती,
लेकिन किंतु कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ही अपने आप में होता है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम सेल्फ इंडक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और जब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट हो जाता है तो इंडक्शन नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं? तो जब अगर हम ए और बी पॉइंट इसको मान लें, और यहां पे क्या हुआ, कुछ देर हो गई करंट को फ्लो कराते हुए, कोशिश कराते हुए, तो कुछ देर बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी था ही नहीं, ठीक है, दो ही चीजें थी कॉइल के पास, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वजह से शुरुआत में अपोज किया, ठीक, और जब थोड़ी देर हो गई तो इंडक्टेंस वाला मामला खत्म हो गया, रेजिस्टेंस तो पहले से नहीं था। इसका मतलब अब ये करंट को अलाउ कर देगा, यानी ए और बी के बीच में इस तरीके से बिहेव होगा जैसे कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी पूरी करंट को ये अलाउ कर देगा, जीरो नहीं रहेगी। बात समझ में आया? अगर नहीं पल्ले पड़ा है तो नो प्रॉब्लम, छोटी सी दो बातें याद कर लीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मोटा मोटा आइडिया आप लोग ये याद कर सकते हैं, बिहेवियर ऑफ एन आइडियल इंडक्टर। आप चाहें तो इस 87 क्वेश्चन के अंदर ही बॉक्स बना के, फंडा हेडिंग डाल के, बिहेवियर ऑफ एन आइडियल इंडक्टर लिख सकते हो आप। बिहेवियर ऑफ एन आइडियल इंडक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है सिचुएशन 1 और ये है सिचुएशन 2। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन ये करने में बड़ा आराम हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इसमें दो रेजिस्टेंसेस, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं अच्छा पहले प्रॉपर्ली। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 ओम एंड 20 ओम एंड एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी are connected to a 3 volt battery through a key K as shown। अभी फिगर बनाते हैं हम। If K is closed at t is equal to 0, find number 1 initial current drawn from the battery, number 2 initial potential difference across the inductor, 3 final current drawn from the battery, 4 final current through 100 ohm resistor। ठीक है, डायग्राम बना देता हूं और ये हो गया। ये है, दिस इज की, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 100 ohm और ये है कॉइल जिसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है। क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली समझिए आप, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया तो क्वेश्चन आप गलत करेंगे डेफिनेटली। पहली बात तो शुरुआत में क्या बोला गया, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 ओम 200 ओम एंड आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है या आपके पास शीट है तो। आइडियल इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L का वैल्यू जो है वो 10 हेनरी है। मैं 100 ओम को R1 मान रहा हूं, 200 ओम को R2 मान लेता हूं, ठीक है। 200 ओम को मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है। तो और की से लगाया गया है, अगर की क्लोज करी गई t इक्वल टू 0 पे, समझिएगा, की को हमने जस्ट स्विच ऑन किया तो फाइंड नंबर 1 इनिशियल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी एट t इक्वल टू 0 की बात हो रही, मतलब जस्ट स्विच ऑन की बात हो रही। बात समझे, t इक्वल टू 0 पे जस्ट स्विच ऑन, जस्ट स्विच ऑन हुआ, ठीक है। जब स्विच ऑन करेंगे तो एक कॉइल बवाल काट देगा, ठीक है, कहेगा हम अपने थ्रू तो करंट नहीं जाने देंगे बॉस, समझे। इसका मतलब ये है कि सर्किट ये हो गया, सर्किट क्या हो गया, सर्किट ये हो गया कि R1 इक्वल टू 100 ओम, R2 इज इक्वल टू 200 ओम, ठीक है। ये बैटरी और ये की हमने जस्ट स्विच ऑन कर दी है, ठीक है। ये 3 वोल्ट और ये वाला हिस्सा तार टूट गया, ले खत्म, ठीक है। मतलब यहां पे कॉइल हुआ करता था, चाहे बना दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एल आपने बना दिया 10 हेनरी का, बट
करंट जो यहां से निकलेगा वो करंट ऐसे ऐसे होके पूरा ऐसे पास हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सीधे से फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर टोटल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो करंट जो है निकालनी है, V कितना है 3, R टोटल 100 200, कुल मिला कितना हो गया 300। कैसे जोड़ दिया भैया? ऐसे नहीं जोड़ दिया, सीरीज में करंट सेम सेम जा रही, दोनों में वही वाली करंट जा रही सेम, इसलिए सीरीज की पहचान है। क्लियर है ना? अगर करंट वही वाला जा रहा हो, मैं सेम नहीं कह रहा, वही वाला जो करंट इससे पास हुआ वही वाला उससे पास हुआ, तो सीरीज होता है। तो 100 200 सीरीज में है, तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है। कुल मिला कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर हो गया। ठीक, चलिए सेकेंड पार्ट पे आ जाता हूं मैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया कि इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। सुनिए, इनिशियल की ही बात हो रही है, एट t इक्वल टू 0 की ही बात हो रही है, यानी जस्ट स्विच्ड ऑन की ही बात हो रही है, समझिएगा बहुत ध्यान से, यानी इसी कंडीशन की बात हो रही है। तो इस पे कितना पोटेंशियल आएगा? जितना इस पे आएगा, क्योंकि पैरेलल में है, पोटेंशियल आएगा, करंट नहीं फ्लो होगा, ये अलग बात है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था, ईएमएफ आना अलग चीज है, करंट फ्लो होना अलग चीज है। ऐसा हो सकता है कि ईएमएफ आ जाए लेकिन करंट फ्लो ना हो, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ वही हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज तो है इसके पास, जितना वोल्टेज इसके पास होगा उतना वोल्टेज इसके पास, पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन करंट नहीं फ्लो कर पा रहा, राइट? तो यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर वही होगा जो पोटेंशियल अक्रॉस R1 होगा। बोलो, ओम्स लॉ लगा दीजिए, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है IR, तो I इंटू R1 हो जाएगा। बोलो I कितना है निकाल लिए हम, 10 टू द पावर माइनस 2, R1 कितना है 100, कुल मिला कितना हो गया 1 वोल्ट। पहले पढ़ा? ठीक, अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, फाइनल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलो, एट t इज इक्वल टू, चलो स्टेडी स्टेट लिख देते हैं, वैसे तो गलत है लेकिन लिख देते हैं, t इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट, यानी कुछ समय हो गया है। ठीक है, चलो हटो, t इज इक्वल टू हटा ही दो यार, एट स्टेडी स्टेट। वीडियो लोग देखेंगे कहेंगे अनपढ़ टीचर है। एट स्टेडी स्टेट फाइनल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब फाइनली स्टेट जो आ गई, तो अब क्या करेगा ये कॉइल? कहेगा भैया हम एकदम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल है मतलब कुछ ऐसा है मामला, ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, ये R2 है, ये R1 है, ये बैटरी है जिसका EMF 3 वोल्ट है, और की हम ऑन करे बैठे थे पहले से, है ना? स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ। अब क्या है, अब ये जो तार आया वो ऐसा रेजिस्टेंस बना, स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, कॉइल ऐसा बिहेव करता है जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब सुनो, करंट हो या इंसान, हमेशा ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो इससे हुआ क्या, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब करंट यहां पहुंचा तो इसको अब डिसाइड करना है कि मुझे किससे जाना है, 100 से या 0 से। ठीक है, तो 0 को चुनेगा, 100 को छोड़ देगा, यानी कुल मिलाकर अब इसके क्रॉस कोई भी करंट नहीं जाएगा। करंट ऐसे होते हुए ऐसे निकल आएगा, यानी अब सर्किट में जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ 200। ये बाईपास हो गया, इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना, ठीक है, या शंटिंग कर देना। तुमने दो एंड्स को ऐसे तार से जोड़ दिया जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था, तो करंट इससे जाएगा ना कि अब इससे, बाईपास हो गया। तो I इज इक्वल टू V हो गया 3 और R कितना हो गया 200। तो थर्ड पार्ट में फाइनल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.015 एम्पियर, और फोर्थ पार्ट है फाइनल करंट थ्रू 100 ओम, वो पहले बता दिया मैंने, ठीक है, यानी एट स्टेडी स्टेट। बताओ 100 ओम से कितना करंट जा रहा है, बोलो 0, यानी करंट थ्रू 100 ओम इज 0। समझे? क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।